Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing great. Guys, welcome to my channel Study Motivation. लास्ट वीडियो मैंने चैप्टर 1 की अपलोड की थी स्टैटिस्टिक्स की, जिसका नाम है कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड सिग्निफिकेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक्स। उस वीडियो में आई होप आपको सारे कंसेप्ट्स क्लियर होंगे, बट अगर फिर भी आपको कोई डाउट है देन यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल श्योरली रिप्लाई यू। आज मैं आपके लिए सेकंड चैप्टर लाई हूँ स्टैटिस्टिक्स का, जिसका नाम है कलेक्शन ऑफ डाटा। ये पार्ट 1 है। इस पार्ट में पूरा चैप्टर कंप्लीट नहीं हो पाएगा। हम इस चैप्टर को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। आज हम करेंगे प्राइमरी सोर्सेज तक एंड कल हम करेंगे कंटिन्यू। तो आज हम इसको स्टार्ट करते हैं। और अगर आपने चैप्टर फर्स्ट नहीं देखा तो पहले आपको उस वीडियो को देखना पड़ेगा, क्योंकि तभी आपको ये चैप्टर समझ आ सकेगा। स्टार्ट करते हैं आपका चैप्टर सेकंड, कलेक्शन ऑफ डाटा। अब इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे? इंट्रोडक्शन, सोर्सेज ऑफ डाटा, टाइप्स ऑफ डाटा, मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग डाटा। मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग 2 उसके पढ़ेंगे, प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा के। प्राइमरी की ये हैं पर्सन रिव्यूज, इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनर्स एंड शेड्यूल्स एंड टेलीफोनिक इंटरव्यूज। सेकेंडरी डाटा के पब्लिश्ड और अनपब्लिश्ड सोर्सेज हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर। सबसे पहले हमने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा था स्टैटिस्टिक्स के। मैं आपको एक बार थोड़ा सा रिकैप कर देती हूँ। स्टैटिस्टिक्स मीन्स डाटा और क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन कैपेबल ऑफ सम मीनिंगफुल कंक्लूजन्स, कि वो इंफॉर्मेशन, वो डाटा जो किसी कंक्लूजन को निकालने के लिए यूजफुल हो, जिससे कोई कंक्लूजन निकाला जा सके, वो स्टैटिस्टिक्स के अंदर आता है। उसको हम स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं। अब डाटा क्या होता है? डाटा इज द कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स एंड मेजरमेंट्स। की कलेक्शन होता है फैक्ट्स और मेजरमेंट्स का। डाटा इज अ टूल विच हेल्प्स इन रीचिंग अ साउंड कंक्लूजन बाय प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन। देयरफॉर फॉर स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन कलेक्शन ऑफ डाटा इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। डाटा वो टूल है जो हमें एक कंक्लूजन तक पहुंचने में हेल्प करता है। हमने जैसे फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा था कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ और फर्स्ट स्टेप कौन सा होता है स्टैटिस्टिक्स का? कलेक्टिंग डाटा। अगर हम डाटा को कलेक्ट करेंगे अच्छी तरह, अगर डाटा एक्यूरेट होगा, तो हमारी इन्वेस्टिगेशन, हमारा कंक्लूजन काफ़ी हद तक ठीक निकलेगा। अब डाटा को कलेक्ट करने के सोर्सेज होते हैं। इस चैप्टर में हमने दो चीज़ पढ़नी है, सोर्सेज ऑफ डाटा और मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग डाटा। तो अब पर्पस क्या होता है डाटा कलेक्शन का? जो पर्पस होता है, द पर्पस ऑफ डाटा कलेक्शन इज टू अंडरस्टैंड एंड एक्सप्लेन अ सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम, कि हम समझ सके और उसको समझा सके दूसरों को सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। जैसे हमने पहले भी पढ़ा था कि हम इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ते हैं कि जो ह्यूमन नीड्स है वो तो अनलिमिटेड है, बट रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड है। फिर वो अपने नीड्स को कैसे सेटिस्फाई करता है, अपने वांट्स को कैसे सेटिस्फाई करता है, अनलिमिटेड वांट्स को लिमिटेड रिसोर्सेज से। तो इसमें वही है डाटा कलेक्शन का पर्पस भी। अब 2 सोर्स होते हैं डाटा कलेक्शन के, प्राइमरी सोर्स और सेकेंडरी सोर्स। इनके बारे में हम पूरा बाद आगे पढ़ेंगे, प्राइमरी सोर्सेज और सेकेंडरी सोर्सेज के बारे में। प्राइमरी डाटा, अब पहले हम प्राइमरी सोर्स के बारे में पढ़ते हैं, फिर प्राइमरी डाटा के बारे में पढ़ेंगे। एग्जाम्पल से समझते हैं हम प्राइमरी सोर्स को। फॉर एग्जाम्पल, यू वॉन्ट टू नो अबाउट द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ पीपल इन योर टाउन। यू मे लाइक टू ascertain द क्वालिटी ऑफ लाइफ इन टर्म्स ऑफ पर कैपिटा एक्सपेंडिचर ऑफ डिफरेंट हाउस होल्ड्स इन योर टाउन। मतलब अगर आप अपने कंट्री, अपने टाउन के लोगों के क्वालिटी ऑफ लाइफ जानना चाहते हैं, तो हम उसकी, अगर हमें क्वालिटी ऑफ लाइफ जाननी है तो हम क्या जानना चाहेंगे? उनकी पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा एक्सपेंडिचर, कि वो कितना कमाते हैं, कितना खर्च करते हैं। उससे हमें उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ पता चल जाएगी। कैसे? अगर जो बंदा ज़्यादा खर्च करता है, ज़्यादा कमाता है, तो वो मतलब वो अमीर है, उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी है। एंड अगर दूसरा पर्सन कम कमाता है और उसका एक्सपेंडिचर भी कम है, तो मतलब उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी नहीं है, थोड़ी मतलब लो लेवल पे है, वो मिडिल क्लास है या फिर पुअर है एज पर द पर कैपिटा इनकम। तो जो प्राइमरी सोर्स ऑफ डाटा वो होता है जो हम अपने आप कलेक्ट करते हैं, जो सोर्सेज उसके ओरिजिन से कलेक्ट करते हैं, जो हमें फर्स्ट हैंड क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। और सेकेंडरी हैंड सोर्स ऑफ डाटा वो होता है जो हम किसी से लेते हैं, मतलब सेकेंड हैंड डाटा, मतलब वो जो कलेक्ट किसी और पर्पस से किया जाता है और उसको हम अपने वर्क के लिए यूज़ करते हैं।
The secondary source of data collection implies obtaining the relevant statistical information from an agency or an institution which is already in possession of that data. जो उसके पास पहले से ही है, हम उनसे लेते हैं, ठीक है। अब इसका भी उसी एग्जाम्पल से इसको रिलेट करते हैं। Data relating to the quality of life of the people of your town may have already been collected by the state government. हम अगर वही डाटा स्टेट गवर्नमेंट ने जो कलेक्ट कर रखा है उससे ही ले ली तो ये सेकेंडरी डाटा होगा, क्योंकि हमने ये कॉपी किया है, ये अपने आप नहीं निकाला। अब हम पढ़ेंगे प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा। प्राइमरी डाटा कौन सा होता है? डाटा ओरिजिनली कलेक्टेड इन द प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन आर नोन एज प्राइमरी डाटा। जो ओरिजिनली कलेक्ट किया जाता है वो क्या होता है? प्राइमरी डाटा। डाटा कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटर फॉर हिज ओन पर्पस फॉर द फर्स्ट टाइम फ्रॉम बिगनिंग टू एंड आर कॉल्ड प्राइमरी डाटा। ये इसकी अदर डेफिनेशन हो सकती है, ये भी अच्छी है एंड जो मैंने बोली है वो भी एक्यूरेट है। जो डाटा कलेक्ट करता है इन्वेस्टिगेटर अपने पर्पस के लिए फर्स्ट हैंड डाटा, वो कौन सा होता है? प्राइमरी डाटा। दिस इज ओरिजिनल फॉर्म ऑफ डाटा विच आर कलेक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम। जैसे हमने पढ़ा कि ये फर्स्ट टाइम कलेक्ट होता है, इट इज़ कलेक्टेड फ्रॉम द सोर्स ऑफ ओरिजिन। ये सोर्स ऑफ ओरिजिन से ही कलेक्ट किया जाता है। अब सेकेंडरी डाटा, जैसे दो सोर्सेज होते हैं वैसे दो डाटा के टाइप्स भी होते हैं। अब सेकेंडरी डाटा भी सेकेंडरी सोर्स की तरह क्या होता है? सेकेंड हैंड होता है। सेकेंडरी डाटा आर दोज विच आर ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस एंड हैव बीन कलेक्टेड फॉर सम अदर पर्पस देन द आंसरिंग ऑफ क्वेश्चन इन हैंड। कि वो जो दूसरे पर्पस के लिए कलेक्ट किए जाते हैं, जो पहले से ही कलेक्ट हुए होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? सेकेंडरी डाटा। वो हमारे पर्पस के लिए नहीं हुए, जिसने कलेक्ट किया उसने अपने पर्पस के लिए कलेक्ट किया है, हम उसको यूज़ कर रहे हैं क्योंकि वो हमारे यूज़फुल बन रहा है, हमारे लिए यूज़फुल है। तो ये क्या होता है? सेकेंडरी डाटा। इट रेफर्स टू कलेक्शन ऑफ डाटा बाय सम एजेंसी विच ऑलरेडी कलेक्टेड द डाटा एंड प्रोसेस्ड द डाटा दस कलेक्टेड इज कॉल्ड सेकेंडरी डाटा। कि जो किसी और ने पहले ही कलेक्ट कर रखा है किसी अदर रीज़न से और हम उसको यूज़ कर रहे हैं, तो वो कौन सा होता है? सेकेंडरी डाटा। अब इनके एक बार डिफरेंस भी देख लेते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा के। मेन डिफरेंस कौन से होते हैं? कि पहले तो मीनिंग में डिफरेंस। प्राइमरी डाटा रेफर टू द फर्स्ट हैंड डाटा गैदर्ड बाय द रिसर्चर हिमसेल्फ। जो हमने पहले भी पढ़ा, जो फर्स्ट हैंड डाटा होता है जो रिसर्चर अपने आप कलेक्ट करता है, वो कौन सा होता है? प्राइमरी डाटा। सेकेंडरी डाटा मीन्स डाटा कलेक्टेड बाय समवन एल्स अर्लियर। किसी ने पहले ही कलेक्ट किया होगा और किसी अदर पर्पस के लिए। डाटा कैसा होता है इसमें? डाटा रियल टाइम डाटा और पास्ट डाटा। रियल टाइम और पास्ट में क्या डिफरेंस है? प्राइमरी डाटा होता है वो रियल टाइम होता है क्योंकि वो हमने जिस पर्पस के लिए चाहिए उसी पर्पस के लिए उसी टाइम कलेक्ट किया। और जो सेकेंडरी डाटा होता है वो पास्ट डाटा होता है क्योंकि वो हमने किसी से लिया है, अपने पर्पस के लिए स्पेशली कलेक्ट नहीं किया। प्रोसेस, इसमें प्रोसेसेस कैसे होती है, मतलब कि क्या इन्वॉल्व होता है? प्राइमरी डाटा में वेरी इन्वॉल्व, मतलब बहुत हमें इसमें टाइम कंज्यूमिंग होती है, ये इसमें काफ़ी हमें मेहनत करनी पड़ती है क्योंकि हमें अपने आप डाटा कलेक्ट करना होता है। हमें पर्सनली एक से पूछ के डाटा कलेक्ट करना पड़ता है। सेकेंडरी डाटा क्या होता है? क्विक एंड ईजी। ये हमने किसी ने पहले ही कलेक्ट किया हुआ है, उसी को हमने पब्लिश करना है, उसी को हमने लेना है, तो ये ईजी हो जाता है और जल्दी भी हो जाता है। सोर्स, प्राइमरी डाटा के सोर्स कौन कौन से होते हैं? सर्वेज, ऑब्जर्वेशंस, एक्सपेरिमेंट्स, क्वेश्चनायर, पर्सनल इंटरव्यू एक्सेट्रा। कि हमने खुद सर्वे किया, जाके घूम के जो हमें डाटा चाहिए वो कलेक्ट किया, ऑब्जर्वेशंस की, एक्सपेरिमेंट्स, काफ़ी सारे जो ये सारे इसमें आते हैं प्राइमरी डाटा में। सेकेंडरी डाटा में दो टाइप के होते हैं सोर्सेज, पब्लिश सोर्सेज, अनपब्लिश सोर्सेज। ये भी हम आगे पढ़ेंगे, फिर भी थोड़ा सा इसका ब्रीफ व्यू देख सकते हैं। गवर्नमेंट पब्लिकेशंस, वेबसाइट्स, बुक्स, जर्नल्स, आर्टिकल्स, इंटरनल रिकॉर्ड्स एक्सेट्रा। कि ये कहीं से जो गवर्नमेंट पब्लिकेशंस होती हैं, वेबसाइट्स वगैरह से हम इसको ले लेते हैं डाटा को। कॉस्ट इफेक्टिवनेस, अब प्राइमरी डाटा हम अपने आप कलेक्ट करते हैं तो ये थोड़ा महंगा पड़ता है क्योंकि अगर दूर जाना हो तो भी हमें हमारा ट्रांसपोर्ट का खर्चा आएगा, काफ़ी खर्चा आ जाता है, तो ये एक्सपेंसिव होता है और वो इकोनॉमिकल होता है। इकोनॉमिकल मतलब कि उसमें पैसे कम लगते हैं, थोड़ा सस्ता होता है। कैसे? क्योंकि वो पहले से ही कलेक्ट किया हुआ होता है, हमने सिर्फ उसको किसी से लेना होता है। कलेक्शन टाइम, अगर हम प्राइमरी डाटा को देखें तो हमने प्राइमरी डाटा अपने आप कलेक्ट करना है तो उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा, और सेकेंडरी डाटा ऑलरेडी कलेक्टेड है तो उसमें कम टाइम लगेगा। स्पेसिफिक, ऑलवेज स्पेसिफिक टू द रिसर्चर्स नीड।
कि ये स्पेसिफिक होता है रिसर्चर्स की नीड के, वो अपने नीड के हिसाब से डाटा कलेक्ट करेगा, प्राइमरी डाटा कलेक्ट करने वाला, और जो सेकेंडरी डाटा होगा वो मे और मे नॉट बी स्पेसिफिक टू द रिसर्चर्स नीड। क्यों? क्योंकि वो पहले से ही कलेक्ट किया गया है, हमने अपने पर्पस के लिए उसको कलेक्ट नहीं किया। एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी, जो डाटा हम अपने पर्पस के लिए कलेक्ट कर रहे हैं, अपने आप कलेक्ट कर रहे हैं, वो ऑब्वियसली मोर एक्यूरेट होगा, रिलायबल होगा। बट जो डाटा पहले से ही कलेक्ट किया, हमें क्या पता किसने कलेक्ट किया, किसी ने पर्सनल इश्यूज ना हो, किसी के उसने चेंजेस कर दियो, तो इसमें हम कम फुल एक्यूरेसी नहीं कह सकते। तो ये थे मेन डिफरेंसेस, प्रिंसिपल डिफरेंसेस थे प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा के बीच में। तो एक बार रिकैप कर देते हैं डिफरेंसेस को। डिफरेंसेस इन ओरिजिनलिटी, प्राइमरी डाटा आर ओरिजिनल बिकॉज दीज आर कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटर फ्रॉम द सोर्स ऑफ देयर ओरिजिन। सेकेंडरी डाटा आर ऑलरेडी इन एक्सिस्टेंस एंड देयरफॉर आर नॉट ओरिजिनल। Difference in objective. Primary data are always related to a specific objective of the investigator. Secondary data have already been collected for some other purpose. Difference in cost of collection. Primary data are costlier in terms of time, money, and efforts involved than the secondary data. Secondary data are simply collected from the published or unpublished reports. ये क्या थे? Principal differences थे। अब हम पढ़ेंगे methods of collecting primary data. Just a minute. There are three basic ways of collecting data. पर्सनल इंटरव्यूज़ और डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। अभी मैं आपको सिर्फ ये रीड करके बताती हूँ क्योंकि इनके बारे में हमने आगे पूरा कुछ पढ़ना है। मेलिंग क्वेश्चनरी सर्विस, टेलीफोनिक इंटरव्यूज़, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्सेज, इन्यूमरेटर मेथड। ओके, ये सारा हमने अभी पढ़ना है आगे। डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन सब पढ़ना है, ये पूरा हम डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, अब सबसे पहले हम कुछ बेसिक टर्म्स पढ़ेंगे जिससे हमें समझने में इजी होगा। इन्वेस्टिगेटर, वन हु कंडक्ट्स इन्वेस्टिगेशन, that is statistical inquiry and seeks information is known as an investigator। कि जो पर्सन इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करता है, जो डाटा कलेक्ट करता है, वो कौन होता है? इन्वेस्टिगेटर। स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी और इंफॉर्मेशन को जो कलेक्ट करता है वो कौन होता है? इन्वेस्टिगेशन। इट कैन बी एन इंडिविजुअल पर्सन और एन ऑर्गेनाइजेशन। ये एक इंडिविजुअल पर्सन भी हो सकता है और एक ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है, एक टीम भी हो सकती है। अब इन्यूमरेटर, An enumerator is a person who helps investigators in the collection of data। वो पर्सन जो इन्वेस्टिगेटर्स को डाटा कलेक्ट करने में हेल्प करता है वो कौन होता है? इन्यूमरेटर। मतलब कि जो खुद जो इन्वेस्टिगेटर होता है वो डाटा कलेक्ट करना चाहता है, उसको डाटा चाहिए, तो वो आगे अपने लिए इन्यूमरेटर हायर कर देता है जो डाटा कलेक्ट करने में उनको डाटा कलेक्ट करके उनको दे देते हैं। वो फर्स्ट हैंड डाटा ही होता है, वो स्पेशली कलेक्ट करते हैं डाटा जो एज पर द रिक्वायरमेंट और उनको दे देते हैं। तो जो पर्सन डाटा कलेक्ट करता है इन्वेस्टिगेटर की हेल्प करने के लिए वो कौन होता है? इन्यूमरेटर। इंफॉर्मेंट, एन इंफॉर्मेंट इज द रिस्पोंडेंट हु सप्लाइज द इंफॉर्मेशन टू द इन्वेस्टिगेटर्स और इन्यूमरेटर्स। कि वो पर्सन जो इन्वेस्टिगेटर्स और इन्यूमरेटर्स को इन्फॉर्मेशन देता है। डाटा कोई एक सिंगल पर्सन अगर कलेक्ट करे, अगर काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी इंफॉर्मेशन हो तो उसमें काफ़ी स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, वो काफ़ी, अगर इसमें हमने पहले भी पढ़ा है कि ये जो पर्सनल इन्वेस्टिगेशन होती है वो थोड़ी एक्सपेंसिव होती है। तो इसमें एक्सपेंसिव कैसे होती है? अगर जो इन्वेस्टिगेटर है इन्यूमरेटर हायर करेगा तो उसकी अलग फीस, इन्फॉर्मेंट उसकी अलग फीस, तो इसलिए ये एक्सपेंसिव हो जाता है। अब डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन से हम स्टार्ट करते हैं। डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, इसमें द डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन इज द मेथड बाय विच, पहले मैं आपको अपने पर्सनल उससे समझा देती हूँ, फिर मैं आपको ये रीड करके एक्सप्लेन कर दूंगी। द डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन इज द मेथड बाय विच डाटा आर पर्सनली कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटर फ्रॉम द रिस्पोंडेंट्स। कि जब डाटा पर्सनली कलेक्ट किया जाता है रिस्पोंडेंट से तो उसको बोलते हैं डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। अंडर दिस मेथड द इन्वेस्टिगेटर ऑब्टेन्स द फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन फ्रॉम द रिस्पोंडेंट्स देमसेल्व्स। इसमें जब वो अपने आप कलेक्ट कर रहा है तो मतलब उसको फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन मिलती है रिस्पोंडेंट्स से। ही पर्सनली विजिट्स द रिस्पोंडेंट्स टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन। वो पर्सनली विजिट करता है रिस्पोंडेंट्स को
क्योंकि उसमें इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना होता है, डाटा को। अब इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स भी पढ़ेंगे, और इसके पहले मैं आपको थोड़ा सा और बता देती हूँ इसके बारे में। इट रिक्वायर्स दैट द इन्वेस्टिगेटर शुड बी वेरी डिलिजेंट, एफिशिएंट, इम्पार्शियल एंड टॉलरेंट। कि इसके लिए जो इन्वेस्टिगेटर होना चाहिए वो डिलिजेंट होना चाहिए, एफिशिएंट होना चाहिए, एफिशिएंट मतलब थोड़ा नॉलेज होनी चाहिए उसको, पार्शियलिटी बिल्कुल भी ना करे, क्योंकि अगर वो पार्शियल होगा तो डाटा जो होगा वो एक्यूरेट नहीं होगा। टॉलरेंट होना चाहिए ताकि अगर कुछ बात हो जाती है तो उसको टॉलरेट कर सके, गुस्से वाला ना हो, उसमें बेसिक स्किल्स हों। अब ये कहाँ कहाँ काम आता है ये मेथड, वो हम पढ़ते हैं। सूटेबिलिटी, द फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज लिमिटेड और नॉट वेरी। आज क्यों नहीं होता? क्योंकि ये एक्सपेंसिव होता है, और कुछ जब हमारे पास लार्ज ना हो तभी यूज़ होता है। जब हमारे पास स्मॉल एरिया हो तब हम इस मेथड को यूज़ कर सकते हैं। अ ग्रेटर डिग्री ऑफ ओरिजिनलिटी ऑफ द डाटा इज रिक्वायर्ड। ये मेथड हम तब भी यूज़ करते हैं जब हमें पूरा एक्यूरेट डाटा चाहिए होता है, हमें पूरा ओरिजिनल डाटा चाहिए होता है। इंफॉर्मेशन इज टू बी केप्ट सीक्रेट डाटा चाहिए होता है, तभी इस मेथड को ही हम यूज़ करते हैं। क्योंकि अगर हम पर्सनली कलेक्ट करेंगे डाटा, अपनी रिक्वायरमेंट्स से कलेक्ट करेंगे, तो हम ध्यान रखेंगे किसी को पता ना चले और जो इन्फॉर्मेशन है वो सीक्रेट रहे। अब इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स भी पढ़ते हैं। मेरिट्स, रिलायबल एंड एक्यूरेट। हमने पहले भी देखा कि डाटा जो हम अपना फर्स्ट हैंड डाटा होता है तो इसके लिए क्या होता है, एक्यूरेट होता है, क्योंकि हम अपने लिए डाटा कलेक्ट कर रहे हैं अपनी सर्विस के अकॉर्डिंग। फ्लेक्सिबिलिटी, डाटा जो होता है वो फ्लेक्सिबिलिटी होता है। फ्लेक्सिबल कैसे होता है? हम उसको अपनी नीड्स के हिसाब से चेंज कर सकते हैं, अपनी नीड्स के हिसाब से उसको कलेक्ट कर सकते हैं। एडिशनल इन्फॉर्मेशन, हम उसमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि हम डाटा अपने आप जाके कलेक्ट करते हैं तो हम उनसे एक्स्ट्रा पूछ सकते हैं, तो वो भी हम ऐड कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन। ओरिजिनलिटी, डाटा हैव अ हाई डिग्री ऑफ ओरिजिनलिटी। जो डाटा होता है वो ओरिजिनल होता है और एक्यूरेट होता है। डाटा अपने आप कलेक्ट किया जाता है, इसलिए ओरिजिनल भी होता है और एक्यूरेट भी होता है। ठीक है, अब हमने इसके मेरिट्स पढ़ लिए, अब हम डीमेरिट्स भी पढ़ेंगे। इसके डीमेरिट्स भी, जिसके मेरिट्स होंगे उसके डीमेरिट्स भी होंगे, तो इसलिए अब हम इसकी डीमेरिट्स पढ़ते हैं। इसके डीमेरिट्स है नॉट सूटेबल फॉर वाइड एरिया। जैसे कि हमने सूटेबिलिटी में भी पढ़ा था कि ये डाटा हम तभी, ये मेथड तभी यूज़ कर सकते हैं जब हमारे पास जो रेंज हो डाटा कलेक्ट करने की वो वाइड ना हो, कम हो। तो इसलिए इसका फर्स्ट सबसे बड़ा डिमेरिट क्या बनता है कि ये जो मेथड है वो वाइड एरियाज के लिए सूटेबल नहीं है। डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन बिकम्स वेरी डिफिकल्ट व्हेन द एरिया ऑफ स्टडी इज वेरी वाइड। टाइम कंज्यूमिंग, दिस मेथड इज टाइम कंज्यूमिंग in terms of money and efforts involved. It is also very expensive. कि ये डाटा जो होता है वो टाइम कंज्यूमिंग होता है, और अगर हम देखें तो इस एक्सपेंसिव भी होता है, कॉस्ट के, मनी के, एफर्ट्स के टर्म्स में ये एक्सपेंसिव भी होता है। पर्सनल बायस, अगर दिस मेथड इज़ हाईली प्रोन टू पर्सनल बायस ऑफ द इन्वेस्टिगेटर। अगर वो अपने आप उसका कोई पर्सनल इश्यूज होंगे तो वो डाटा कलेक्ट ढंग से एक्यूरेट नहीं लगेगा, क्योंकि वो अपने इश्यूज़ को माइंड में रख के डाटा को चेंज कर सकता है। और लास्ट इसकी ये भी होती है लिमिटेड कवरेज। इन दिस मेथड द एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज जनरली स्मॉल, द रिजल्ट इज देयरफॉर लेस रिप्रेजेंटेटिव। क्योंकि एरिया स्मॉल होता है तो ये हम डाटा हर जगह नहीं यूज़ कर सकते इसको, इससे रॉन्ग कंक्लूजन्स भी निकल सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं सेकेंड मेथड, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। पहले मैं आपको अपना एक्सप्लेन कर देती हूँ, फिर ही रीड करके एक्सप्लेन कर दूँगी। Indirect oral investigation is the method by which information is obtained not from the persons regarding when the information is needed. जिसकी इंफॉर्मेशन हमें चाहिए उससे ना कलेक्ट करके किसी और से उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना अपने आप क्या होता है, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। मतलब इनडायरेक्ट करना, वर्बली करना, उसको क्या होता है, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। इट इज़ कलेक्टेड ओरली from other persons who are expected to possess the necessary information. ये दूसरे पर्सन से कलेक्ट की जाती है जिसको हमें लगता हो उसके पास इंफॉर्मेशन है। Under this method, instead of directly approaching the informants, the investigators interview several other persons who are directly or indirectly in touch with the informants. कि instead of collecting the information directly from the person
रिस्पोंडेंट्स हम किससे कलेक्ट करते हैं? उनसे कलेक्ट करते हैं जो हमें लगता है कि वो टच में है किससे? रिस्पोंडेंट से, आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अब इसकी भी मेरिट्स और डीमेरिट्स हैं। पहले इसकी सूटेबिलिटी पढ़ लेते हैं। सूटेबिलिटी होती है इसकी कहाँ कहाँ सूटेबल है, कहाँ कहाँ यूज़ किया जा सकता है, कि जहाँ पर फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन लार्ज हो, क्योंकि हमने किसी के थ्रू कलेक्ट करना है तो थ्रू तो हम मोबाइल फ़ोन पे भी कलेक्ट कर सकते हैं, या किसी को कोई रहता हो मेल वगैरह पे भी कलेक्ट कर सकते हैं डाटा। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू हैव डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द कंसर्न रिस्पोंडेंट से तभी सूटेबल होता है जब हम डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं कर सकते रिस्पोंडेंट से। इन्वेस्टिगेशन इज सो कॉम्प्लेक्स इन नेचर दैट ओनली एक्सपर्ट्स कैन गिव इंफॉर्मेशन। जब सिर्फ एक्सपर्ट दे सकते हो इन्फॉर्मेशन, जो हमने डाटा कलेक्ट करना है उसकी इन्फॉर्मेशन जब सिर्फ एक्सपर्ट दे सकते हो, तब भी हम इसके थ्रू करते हैं कि एक्सपर्ट्स के थ्रू हम डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। अब इसके मेरिट्स पढ़ेंगे और डीमेरिट्स पढ़ेंगे। मेरिट्स में वाइड कवरेज, हम इससे काफ़ी दूर दूर तक का डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। दिस मेथड कैन बी अप्लाइड इवन व्हेन द फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज़ वेरी वाइड। ये तब भी यूज़ कर सकते हैं जब इन्वेस्टिगेशन का फील्ड जो काफ़ी बड़ा हो। इकोनॉमिकल मतलब लेस एक्सपेंसिव। दिस इज रिलेटिवली अ लेस एक्सपेंसिव मेथड एज कम्पेयर टू डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि हमने किसी के थ्रू कलेक्ट करी है तो मतलब, या फिर हम उससे पर्सनली ऐसे पूछ भी सकते हैं सिंपली, तो वो हमें बता सकता है। तो ये हमें एज कंपेयर टू डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन से सस्ता पड़ जाता है। एक्सपर्ट ओपिनियन भी इसके एक मेरिट में आता है। यूजिंग दिस मेथड एन इन्वेस्टिगेटर कैन सीक ओपिनियन ऑफ द अदर्स। वो दूसरों का ओपिनियन भी ले सकता है इस मेथड से। एक्सपर्ट ओपिनियन मतलब कि एक्सपर्ट्स का ओपिनियन मिल सकता है, तो एक्सपर्ट्स से डाटा जो होता है वो फेयरली एक्यूरेट रहता है। अब इसके भी डीमेरिट्स क्या क्या हैं? इनडायरेक्ट इन्फॉर्मेशन हमने पर्सनली कलेक्ट नहीं की तो एक्यूरेसी के चांसेस कम होते हैं, तो लेस एक्यूरेट होता है ये इनडायरेक्ट इन्फॉर्मेशन। अगर इसमें भी बायस्ड इन्फॉर्मेशन की पॉसिबिलिटी होती है, अगर जिससे हम कलेक्ट कर रहे हैं, जिसके थ्रू कलेक्ट कर रहे हैं, उसकी कोई पर्सनल बायस हो तो हमें डाटा लेस एक्यूरेट मिलता है। लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी, वो हम जिससे डाटा कलेक्ट कर रहे हैं हम यूनिफॉर्म उसमें नहीं कलेक्ट कर सकते हैं। कोई उसके बारे में अलग चीज़ बताएगा, हर किसी के व्यूज़ अलग होंगे उस डाटा के बारे में, तो सेम डाटा नहीं होगा, यूनिफॉर्म डाटा नहीं होगा। Doubtful conclusions. This method may lead to the doubtful conclusions due to carelessness of the witness. अगर जिसके थ्रू हम डाटा कलेक्ट कर रहे हैं वो केयरलेसनेस दिखाए तो डाउटफुल कंक्लूजन्स निकल सकते हैं। Possibility of biased information. There is possibility of personal bias of the witness of giving information. जो हमें इन्फॉर्मेशन दे रहा है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, अगर उसकी कोई आपस में इश्यूज़ हो तो बायस हो तो डाटा क्या होता है, कम एक्यूरेट होता है या फिर फेयरली एक्यूरेट होता है, मतलब कि जिसमें वो कुछ डाटा में चेंजेस कर सकता है। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अगली वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये समझ आया हो। अगेन मैं आपको यही कहूँगी, अगर आपको कुछ समझना है पहले तो आप वीडियो रिकैप कर देना। अदरवाइज़ अगर फिर भी समझना है तो डाउट्स कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं आपको हर एक डाउट का सोल्यूशन प्रोवाइड कर दूँगी। एक बार हम समरी पढ़ देते हैं हमने क्या क्या किया आज हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा, किसका डाटा कैसे कलेक्ट करते हैं, कौन कौन से मेथड्स होते हैं, कौन कौन से सोर्सेज होते हैं और कौन कौन से टाइप्स का डाटा होता है। और उसमें से हमने प्राइमरी डाटा पढ़ा कि प्राइमरी सोर्सेज ऑफ डाटा पढ़े, जिसमें 2 पार्ट्स पढ़े हमने आज। एक तो डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन और इनडायरेक्ट और इन्वेस्टिगेशन। डायरेक्ट में हमने पढ़ा कि जो होता है उसमें एक्यूरेट होता है, पर उसमें क्या होता है वाइड कवरेज नहीं होती, कम एरिया में सूटेबल होता है, और एक्सपेंसिव होता है, और एक्यूरेट तो होता है और रिलायबल होता है, और यूनिफॉर्म होता है। और इनडायरेक्ट में हमने पढ़ा कि डाटा जब हम अपने आप ना कलेक्ट करें, किसी के थ्रू कलेक्ट करें, तो वो इनडायरेक्ट में आ जाता है, तो उसमें वो लेस एक्यूरेट होता है, बायस हो सकता है। और हमने क्या पढ़ा आप बताइए। और हमने ये पढ़ा कि जो डाटा होता है वो कम एक्सपेंसिव होता है। डाटा जो होता है वो वाइड कवरेज में हम कलेक्ट कर सकते हैं, एक्सपर्ट का ओपिनियन भी गैदर कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको आज का लेसन समझ आया होगा। अगर आपको कुछ डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। एंड प्लीज़ लाइक माई चैनल, subscribe my channel
and like the videos and share the videos and press the bell icon for getting daily notifications for my videos. आपके लिए मैं इसका नेक्स्ट लेक्चर भी जल्दी लाऊंगी ताकि आपको ये चैप्टर जल्दी से क्लियर हो जाए. ओके, थैंक यू.